dear friends, so we are starting a topic of inorganic chemistry, that is hydrogen and its compounds. ठीक है, ब्लॉक्स में बेसिकली है ना, इट्स अगेन द क्वेश्चन ऑफ ब्लॉक। एनसीईआरटी बुक में 11th की बुक में आपको चैप्टर गिवन है। तो ब्लॉक्स बेसिकली ब्लॉक्स की सभी रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द केमिकल बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई ब्लॉक्स का पार्ट थोड़ा सा है ना फास्ट ही चलता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग काफी चीजें नोन कर चुके हैं। तो हमें हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स है ना, कि हाइड्रोजन क्या है, क्या क्या उसके आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है ना, क्या क्या उसके फॉर्म्स हैं, कितने तरह का हाइड्रोजन होता है। कंपाउंड से मीनिंग नॉर्मल वाटर हो गया, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है H2O, D2O हो गया हैवी वाटर, H2O2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। मैंने H2O2 को यहाँ पे कवर करा है, बट ऑलरेडी हम लोग H2O2 को कवर कर चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन फैमिली में। तो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम देयर, यहाँ पर मैंने कुछ एक दो स्पेसिफिक रिएक्शंस कवर करी है ना। हाइड्रोजन हमें पता है कि इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप में भी रहता है आपका ये एल्कली मेटल्स, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द 17th ग्रुप हैलोजन फैमिली में। तो दोनों तरफ इसका रखा हुआ, ठीक है। जो डिस्कवरी हुई थी हाइड्रोजन की, कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर करा था, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे हम लोगों ने सोडियम के अंदर डाइल्यूट HCl को डाला तो NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना। बाद में लेवोशियर साइंटिस्ट था, ही वॉज गिवन द नेम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम उसने दिया था क्योंकि हाइड्रा का मीनिंग है वाटर और जन मतलब जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन इज मेजरली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाटर, तो उस बेसिस पर इसका नाम पड़ा आपका H2O, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जैसे बात करें तो इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपका यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अवेलेबल आपका जो कंपाउंड है या एलिमेंट बोलते हैं सब्सटेंस है, दैट इज हाइड्रोजन। अर्थ क्रस्ट में ये 15th मोस्ट अबेंडेंट है, अर्थ की क्रस्ट में ये 10th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है आपका। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो जस्ट इंफॉर्मेशन है ना। तो बेसिकली ब्लॉक्स पूरा इंफॉर्मेशन होती है, आपको 2-3 बार चैप्टर्स को रीड करना और उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है ना। नॉर्मली हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है आपका, ठीक है ना, वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, बट अब रिसेंट स्टडीज में शो करा गया है कि ये मेटेलिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। सन में हमें पता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती है उसमें 1H2 और 1H2 कंबाइन करके ही आपका 2He4 बनाता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री इफ यू रिमेंबर। तो सन की क्रस्ट में सन पर लगभग 70% हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना। और अगर हम लोग जुपिटर वगैरह प्लैनेट्स में जाते हैं तो उनमें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ये आपका प्रेजेंट ही आपका हाइड्रोजन के फॉर्म में, जुपिटर में आपको मैक्सिमम हाइड्रोजन मिलता है। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी है एबेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो इफ यू आर गोइंग फॉर सम अदर इन्फॉर्मेशंस है ना, इसे डाई हाइड्रोजन भी बोला जाता है क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है H2। अक्रेंस की बात करें, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। मैंने अभी आपसे बोला अराउंड 70% ऑफ टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स, एंड इट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट इन सोलर एटमॉस्फेयर, जो अभी मैंने आपको जानकारी दी है ना, कि सन में, जुपिटर में, बाकी प्लैनेट्स में भी ये काफी ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। 1H1 जिसे हम लोग हाइड्रोजन या प्रोट्रियम बोलते हैं, 1H2 जिसे हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H3 जिसे हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं। तो कभी कभी सिंबॉलिक फॉर्म में इसे P, इसे कैपिटल D और इसे कैपिटल T। ट्रिटियम जो है आपका रेडियो एक्टिव नेचर का है। इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोगों ने, ठीक है ना, इसके ऊपर कई क्वेश्चन करे भी है। जेई में क्वेश्चन, आप जेई एडवांस का सेक्शन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। मोस्टली आपका जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा 1H1 के फॉर्म में पाया जाएगा, है ना। कुछ परसेंटेज 1H2 ड्यूटेरियम का भी होता है, बट इसका बिल्कुल ट्रेसेस में होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉर्म है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, प्रोट्रियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और D, एंड ट्रिटियम 1H3 और T। This isotope differ from one another in respect of the presence of neutron। जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं आपका। 1H2 की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 1H3 की बात करोगे एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो वो चीज यहाँ बोली गई। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन प्रोट्रियम हैज नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम also known as heavy hydrogen has 1, and tritium has 2 neutrons in nucleus, ठीक है। एबेंडेंस के बारे में जानकारी दे दी कि ये मैक्सिमम अवेलेबल है, ये काफी कम, लगभग 99.98% तो इसी फॉर्म में होता है, लगभग 0.01% के आसपास इसका होता है, ये बिल्कुल ट्रेसेस में होता है, ठीक है ना। सिंस दिस आइसोटॉप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
they have almost the same chemical properties. The only difference is in their rates of reaction, है ना, mainly due to their different enthalpies of bond dissociation. H2 का bond dissociation enthalpy अलग होगा, D2 का अलग होगा, है ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर आता है ड्यूटीरियम, मतलब डी जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज अलग अलग होंगी, है ना. However, in physical properties, these isotopes differ considerably due to their large mass difference. तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोटॉपिक इफेक्ट पढ़ा होगा ना. कई क्वेश्चंस में C12 की जगह C14 यूज करते हैं, H की जगह D यूज कर देते हैं, O16 की जगह O18 यूज करते हैं. तो ये आइसोटॉपिक इफेक्ट में इन सब चीजों का थोड़ा सा यूज होता है ना. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन के क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं ना. तो हाइड्रोजन के आप जो अलग अलग फॉर्म्स लेते हो वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ले सकते हो, उसके नेचर के बेसिस पर ले सकते हो, उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियस के स्पिन के बेसिस पर ले सकते हो. तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बात करें तो हम लोग हाइड्रोजन को 3 फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, H+, H- और H, है ना. H+ इज प्रोटॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया इसका, ठीक है. H- इज नोन एज हाइड्राइड. जब भी नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका नाम हमेशा आपका एंड अप होता है आईडी से. जैसे O के ऊपर -2 चार्ज आ गया तो ऑक्साइड, O2- इज यूर सुपर ऑक्साइड, O2- इज यूर परऑक्साइड, लाइक दिस. और H जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन है ना. सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए, इसके पास 0, एक ही था लूज कर दिया, इसने 1 था और एक और गेन करा 2, इसके पास 1. ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +1, -1 एंड 0, है ना. फॉर्मेशन किस तरह से होता है, प्रोटॉन का फॉर्मेशन आप H आइसोलेटेड गैसियस एटम को आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दो तो उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर H+ बना है ना. H में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका, है ना, इससे बन गया. और एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कि H2 को अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे दें तो इट विल ब्रेक इनटू आपका 2H, है ना. इन एक्वस स्टेट प्रोटॉन H+ एग्जिस्ट एज H+ into H2ON, है ना. तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H+ डॉट H2ON. तो ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे तो वहां पर भी पढ़ चुके. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इनकी कई चीजें मिक्स हैं, ब्लॉक्स की कई चीजें जहां पर N कुछ भी हो सकता है ना. अगर आप N को 1 लेते हो तो H+ into H2O दैट इज H3O+. आप N को 2 लोगे तो H+ into H2O2 दैट मीन आई कैन राइट इट एज H3O2+. अगर मैं N को 3 लेता हूं तो इट विल बी H4O3+, ठीक है ना. अगर मैं N को 5 लेता हूं, सॉरी, है ना, इट विल बी H7, ठीक है. अगर मैं H को 4 लेता हूं तो इट विल बी H9, ठीक है ना. 4 के N = 2 के केस में इट विल बी H5. 2 हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, ऊपर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, H9O4+. आजकल रिसेंट स्टडी इस फॉर्म को ज्यादा कंफर्म करती है ना. इसमें होता क्या है कि H+ इज प्रेजेंट एट द सेंटर और इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है. H+ इज प्रेजेंट एट द सेंटर और ये टेट्राहेड्रली आपका 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, क्योंकि इसे लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है. तो आजकल रिसेंट स्टडीज H9, है ना, O4+ को काफी ज्यादा कंफर्म करती है. तो ये किसी भी फॉर्म में रह सकता है, N कुछ भी हो सकता है. तो है ना, ये एडिशनल जानकारी भी हमें ध्यान रखनी. अब अगर हम लोग बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी के बेसिस पर आते हैं तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग हाइड्रोजन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं. अवर फर्स्ट वन इज, है ना, हाइड्रोजन को हम लोगों ने पहले एटॉमिक हाइड्रोजन में बदला. एटॉमिक हाइड्रोजन के अब आपके 3 फॉर्म, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन हो सकता है, नेसेंट हाइड्रोजन हो सकता है और एड्सॉर्ब्ड या ऑक्लूड. तो हमने सरफेस केमिस्ट्री में अगर आपको ऑक्लूजन याद हो, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज ऑक्लूजन, है ना. और वो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसलिए एड्सॉर्ब भी लिखा हुआ है ना. तो तीनों में हम लोग देखें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज फॉर्म बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन. H2 गैस उठा के लगभग 3000 से 5000 केल्विन टेम्परेचर आपका 2H में कन्वर्ट हो जाएगा. फेवरेबल कंडीशन अगर हम लोग ली-चैटलेस प्रिंसिपल से देखें, डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन रिएक्शंस आर ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है. प्रेशर लो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, H2 गैस से 2H गैस अगर आप जा रहे हो तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तो ली-चैटलेस प्रिंसिपल से del Ng पॉजिटिव वाली रिएक्शंस आर फेवरेबल एट हाई लो प्रेशर एंड
हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब नेसेंट हाइड्रोजन है ना, नेसेंट जैसे हिंदी में बात करें तो नवजात बोला जाता है। नेसेंट का मतलब नवजात शिशु, जैसे है ना, कभी हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, नवजात शिशु का मतलब द न्यूली बोर्न चाइल्ड, जो बिल्कुल जस्ट पैदा हुआ है। तो नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब ये जो उसी समय जब भी रिएक्शंस में जरूरत हो तब आप उसे इमीडिएटली प्रोड्यूस करवाते हो। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, मीन्स विच फॉर्म्स एट द इंस्टेंट, जब मुझे जरूरत है, इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। इट इज फॉर्म्ड ओनली बाय सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी एसिड और मेटल की अगर आप रिएक्शन करवाते हो ना, Zn+H2SO4, ZnSO4, नॉर्मली लिखते वक्त हम लोग H2 लिखते हैं, बट एक्चुअली वो पहले 2H के फॉर्म में, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में बनाए, बाद में H और H कंबाइन करके H2 बना देते हैं ना। बेस की अगर रिएक्शन हम लोग एलिमेंट के साथ करें, है ना, मेटल्स बेसिक नेचर की होती है इसलिए एसिड के साथ रिएक्ट कर रही, नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग में कवर कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर एक एक इलस्ट्रेशन चल रहा है, तो ये आपका Na-BeO2 + 2H बना और फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2। एथेनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एथेनॉल की रिएक्शंस है ना, एथेनॉल में भी स्लाइट एसिडिक कैरेक्टर होता है। आप एल्कली मेटल के साथ करा दो, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो ये इन तीनों स्पेसिफिक रिएक्शन वी हैव टू रिमेंबर। अब एड्सॉर्ब या ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, कंसेंट्रेशन ऑफ H इज मोर, है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि सरफेस पर है। एड्सॉर्ब हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। ऑक्लूजन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू एड्सॉर्ब एनी गैस इज कॉल्ड ऑक्लूजन, है ना। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मेटल की सरफेस पे काफी सारी फ्री वैलेंसीज होती हैं। अब इन फ्री वैलेंसीज पर उसने H को एड्सॉर्ब कर लिया, तो सरफेस पे उसका एड्सॉर्प्शन या कंसेंट्रेशन ज्यादा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन नेसेंट हाइड्रोजन, फिर आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ सकता हमसे। अब बेस्ड ऑन है आपका न्यूक्लियर स्पिन, है ना, न्यूक्लियर आइसोमर्स जिन्हें बोला जा रहा है। इस बेसिस पर हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन है, ऑर्थो भी और पैरा भी, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा? H2 की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर्स में हमने देखा है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसी वजह से आपके न्यूक्लियर पर्टिकुलर एलिमेंट को या कंपाउंड को क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी। बट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन, है ना, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन, इसलिए टारगेट है कि अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है ना, ये पहला H है, दूसरा H है, ठीक है। इसका जो पहले वाले का न्यूक्लियस है, दूसरे वाले का न्यूक्लियस। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा न्यूक्लियस भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंड दैट टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑर्थो, है ना। पैरा हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अपोजिट स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन, है ना। अब इसमें अगर एक क्लॉकवाइज में होगा पैरा में, तो दूसरा वाला आपका रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्पिन के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो हमेशा अपोजिट होगा, न्यूक्लियस का स्पिन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर सेम स्पिन वाले हैं तो ऑर्थो हाइड्रोजन, अपोजिट स्पिन वाले हैं तो आपके पैरा हाइड्रोजन कहलाएंगे वो, ठीक है ना। अब इनके थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हमसे पूछ सकता है। इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज सेम, सो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीजेस। सो ऑर्थो हाइड्रोजन हैज मोर इंटरनल एनर्जी। अगर हमसे कभी पूछे कि ऑर्थो पैरा में किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अगर इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो सिस्टम उतना ही अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कंडीशन। नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सेम स्पिन में रिपल्शन होने के चांसेस है, पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो हाइड्रोजन। बट एट हाई टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उस कंडीशन पर ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन किससे? आपका पैरा हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी गई आपको। PH2 मतलब पैरा, OH2 मतलब ऑर्थो। टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरा इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो, टेम्परेचर कम करने पर ऑर्थो इज कन्वर्टेड इनटू पैरा।
ऑब्जेक्टिव्स में ये चीजें भी पूछी जा सकती है ना। तो इट इज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा, वो हमें बताया हाई टेम्परेचर पर 75% ऑर्थो फॉर्म है, 25% पैरा। बट अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आ जाते हो, ऑर्थो जीरो है, पूरा 100% वो पैरा फॉर्म में रहेगा। और इंपॉर्टेंट नोट वही बोले गए, वी कैन ऑब्टेन 100% प्योर पैरा हाइड्रोजन at low temperature but can't ortho because at high temperature para hydrogen जो आपके पास प्रेजेंट थी will dissociate into atomic hydrogen, है ना। तो होना तो चाहिए था कुछ परसेंटेज पैरा का भी, बट पैरा में स्पिन अपोजिट है तो उनके ब्रेकडाउन होने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए, वो कन्वर्ट हो गया आपका एटॉमिक हाइड्रोजन में। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर्स ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह की चीजों को। केमिकली दोनों H2 हमारे लिए क्या है आपका सेम है, इसलिए केमिकल रिएक्शंस में हम लोग केवल H2 लिखते हैं, वो पैरा है या ऑर्थो है इसे मेंशन नहीं करा जाता। ठीक है, अब प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी जितनी भी मेथड्स मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिफरेंट चैप्टर्स, है ना। अगर रिकॉल करें तो आप एल्कली मेटल्स या इन जनरल डी ब्लॉक की भी कुछ मेटल्स होती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, आप एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, दैट वी हैव सीन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे भी हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज NaCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का याद हो, उसमें भी हमें ध्यान है कि एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस पर कैथोड पर हमें H2 गैस मिलती है, ठीक है। वाटर गैस वगैरह से भी हम लोग इसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जस्ट आपको रिमेंबर ध्यान ही रखना है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग डाइहाइड्रोजन फ्रॉम मेटल्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में किस तरह से बना जाता है ना, क्योंकि अब ब्लॉक्स में बस ये है कि रिएक्शंस वाइज वी हैव सीन ऑल द रिएक्शंस, बट ब्लॉक में आपको कौन सी कमर्शियल मेथड है, कौन सी लेबोरेटरी मेथड है, ये थोड़ा सा एडिशनल जानकारी और दे दी जाती है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमसे पूछ सकते हैं लेबोरेटरी मेथड कौन सी है। इन जनरल तो आप कोई भी मेटल लीजिए और उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा दीजिए, यू विल गेट द हाइड्रोजन, बट ये स्पेशली हमें याद रखना है। और ग्रेनुलेटेड जिंक क्यों लिया है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑफ रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली। तो आपको बस ये ध्यान रखना है मेजर कि जिंक से बनाया जा रहा है लेबोरेटरी में, चाहे आप उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, चाहे उसकी बेस के साथ। बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में मैंने बेसन गाल जीप पर बार बार वर्ड यूज करा था, इफ यू रिमेम्बर। बे मतलब बी, सन मतलब SN, गाल मतलब गैल्यूमिनियम, ल मतलब एल्यूमिनियम, जीप मतलब Zn, Pb मतलब पर। ये सब एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी, दैट्स व्हाई जिंक आपका दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड कमर्शियल प्रोडक्शन, है ना, कि कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रीज में किस तरह से बनाया जा रहा है। कॉमनली यूज प्रोसेसेस आर आउटलाइन बिलो। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग, है ना, गिव्स हाइड्रोजन, ये H2 गैस आपका। ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस चीज को कर चुके हैं कि ठीक। तो ट्रेसेस ऑफ एसिड या बेस इसमें क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर की वजह से जो H+ या OH- करंट प्रोड्यूस होते हैं वो काफी कम होते हैं, तो करंट का कंडक्शन नहीं हो पाता। एसिड और बेस क्या करता है, करंट के कंडक्शन को बढ़ाता है। तो H2 गैस आपका कैथोड पर, O2 एनोड पर। फॉर दिस यू कैन ऑल्सो रिफर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें हमने डेप्थ में पूरा समझाया है इसको, ठीक है। थर्ड अगर हम लोग बोले, इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। दैट पार्ट also you can see in the electrochemistry, डेप्थ में वहां पर कवर है। During electrolysis the reaction takes place at एनोड पर क्लोरीन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्लोराइड से क्लोरीन मिल रही। कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हो रहा है। मेटलर्जी में भी हमने देखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, कि एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को कभी भी उनके एक्वस सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होगा और H2 गैस ही मिलती है। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो यू कैन सी क्लोरीन गैस, H2 गैस, Na+ और OH- ने मिलकर क्या बना दिया आपका NaOH। तो इससे भी हमारा मेन पर्पस अभी H2 है। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से कि हमें इससे क्लोरीन भी मिल रहा है और NaOH भी मिल रहा है, तो ये उनकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काउंट होगा, है ना। अब अगर नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यील्ड्स हाइड्रोजन, है ना। तो ये एक नई मेथड है हमारे लिए,
जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, बाकी सब मेथड्स हम ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन के ऊपर आप स्टीम की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो तो यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और CO और H2 के मिक्सचर को ही वाटर गैस बोला जाता है। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, है ना। As this mixture of CO and H2 is used for the synthesis of methanol and a number of hydrocarbon, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में जब हमने कैटालिटिक एक्टिविटी की बात करी थी और सिलेक्टिविटी की, तो उसमें आपने देखा होगा शीट में अवेलेबल था CO plus H2 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटालिस्ट यूज, आपका मेथनॉल भी बना सकता था, मीथेन भी बना सकता था, फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकता था ना। तो ये चीज यहाँ पर वही बोली जा रही है कि CO and H2 is used for synthesis of methanol and a number of hydrocarbons. It is also called synthesis gas. synthesis मतलब बनाना, और सिन गैस। तो अब ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि इसे वाटर गैस के अलावा सिन गैस भी बोला जा सकता है। Nowadays sin gas is produced from sewage, sawdust, scrap wood, newspaper, etc. The process of producing sin gas from coal is called कोल गैसिफिकेशन। तो ये टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्टिव्स में हमसे पूछी जा सकती है। सी सॉलिड के ऊपर हमने H2O को पास कराया, वी गेट द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, वाटर गैस बनी हमारा, ठीक है ना। अब अगर मुझे हाइड्रोजन का, क्योंकि एट प्रेजेंट वी आर मोर कंसर्निंग ऑन हाइड्रोजन, द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन गैस मिक्सचर्स विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट एज कैटालिस्ट, है ना। जो क्रोमाइट और होती है आपका FeCrO4, उसको यूज कर दो आप कैटालिस्ट के तौर पर, तो CO भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके CO2 और किसको बनाता जा रहा है, H2 को। तो हमें तो H2 चाहिए एट प्रेजेंट, अगर चैप्टर इज हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, तो H2 का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। जो वाटर गैस बनी तो उसको शिफ्ट कर रहे हो, या इसी को बॉश प्रोसेस। तो आजकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में JEE में एडवांस में कैटालिस्ट पूछने का कल्चर बढ़ चुका है, प्रोसेसेस का नाम पूछने का कल्चर बढ़ चुका है, और ये सब इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर ये आपको याद रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। Presently, approximately 77% of the industrial hydrogen is produced from petrochemicals, 18% from coal, 4% from electrolysis of aqueous solution and 1% from other source। तो 77% आपका यूज हो रही है पेट्रोकेमिकल से, जो ये सब है हमारा, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज पे आऊं तो डाइहाइड्रोजन जो है, इट इज ए कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस कंबस्टिबल गैस। इट इज लाइटर देन एयर, और ये वाटर में क्या होती है आपका, इनसॉल्युबल। एयर से लाइटर है, इसी वजह से जो बैलून उड़ने वाले होते हैं आपने देखा हो ना, उनमें हाइड्रोजन गैस ही भरी होती है, जैसे ही छोड़ते हैं वो ऊपर निकल जाता है आपका। अब अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आए तो ये सब रिएक्शन वापस पड़ी हुई है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो X2 मतलब हैलोजन से हैलाइड बनाएगा, O2 से वाटर बनाएगा आपका, ठीक है ना। नाइट्रोजन से नॉन मेटल्स के साथ बात करें तो नाइट्रोजन से आपका फॉर्मेशन है, इनसे तो हैलाइड बना दिए। पहले मैं जनरलाइज बता दूं, स्लाइड्स में सब कुछ गिवन ही है। ऑक्सीजन से H2O बनाएगा, N2 से अमोनिया बनाता है, मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका, है ना। तो X2O2 N2 ये तो इसकी मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इट कैन आल्सो रिएक्ट विद मेटल्स, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रेट का फॉर्मेशन करवा देगा आपका, इस तरीके से। तो कुछ अगर हम लोग देखें, इट रिएक्ट्स विद हैलोजन X2 टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, H2 plus X2 gives 2HX गैस, HCl FCl Bri। तो अब ये जो X2 गैस लिखा हुआ है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि हमें पता है ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में। व्हाइल द रिएक्शन विद फ्लोरीन अकर्स इवन इन द डार्क एंड विथ आयोडीन इट रिक्वायर्स कैटालिस्ट। तो अगेन चीजों को आपको रिकॉल करना है, JEE में केमिस्ट्री का पेपर आएगा, ना कि इनऑर्गेनिक या फिजिकल या ऑर्गेनिक का अलग अलग। ये चीज आपको हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में भी याद हो तो बताया गया होगा कि अगर हम लोग हैलोजिनेशन कराते हैं तो फ्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिनेशन कम करवाया जाता है क्योंकि वायलेंट रिएक्शन होती है फ्लोरीन की, वो जला ही देता है सीधे हाइड्रोकार्बन को और कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है जिसमें कैटालिस्ट की जरूरत होती है। तो उन्हीं चीजों का देखिए यहाँ पर भी यूज है, ठीक है ना। अब डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, इट रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। यही हमारा है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या कहलाता है, वाटर। अगर थर्मोकेमिस्ट्री में हमें ध्यान हो तो 2H2 plus O2 gives 2H2। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये रिएक्शन भी नहीं होती, कैटालिस्ट भी लग रहा है और टेम्परेचर को हमें रिलेटिवली क्या रखना है, हाई रखना है।
डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन अभी बताया मैंने, अमोनिया, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 ATM का प्रेशर है। Fe यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, और सरफेस केमिस्ट्री से जाए तो मॉलिब्डिनम आपका प्रोमोटर की तरह काम करता है, जो Fe की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, इससे अमोनिया बना। दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ना -92.6 होना चाहिए था, माइनस नहीं छपा है, बिकॉज अमोनिया इज फेयरली स्टेबल कंपाउंड। दिस इज द मेथड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो जब हम लोगों ने पी ब्लॉक में नाइट्रोजन पढ़ा था, तो अमोनिया में यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई थी। तो ब्लॉक्स इसी तरह से लिंक करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब मेटल्स के साथ रिएक्शन कराओगे, विथ मेनी मेटल्स इट कंबाइन एट हाई टेम्परेचर टू यील्ड द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेट्स, है ना। क्या बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसमें, अगर इसका मैकेनिज्म देखें, हमें पता है कि मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है ना, इस M ने आपका M+ इलेक्ट्रॉन निकाला, और ये जो हमारा H2 था आपका, इस H2 ने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2H- में बदला। तो अगर मुझे बैलेंस करना हो, दोनों रिएक्शंस को हमने बैलेंस करा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन जो हो गई आपका 2M + H2 विल गिव यू 2M+ एंड 2H- ने कंबाइन करके क्या बना दिया, MH, मेटल के हाइड्रेट्स। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, वेयर M इज आपका एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स ज्यादा क्यों यूज करें, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है आपका, है ना। रिएक्शन विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड दैट वी हैव सीन इन द मेटलर्जी के हाइड्रोजन एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इट रिड्यूसेस सम मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेस एक्टिव देन आयरन, आयरन से पहले वाले ऑक्साइड्स को जो लेस एक्टिव है, इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स, है ना। तो H2 + PD+2, इसने PD को तो रिड्यूस कर दिया +2 से 0 में, खुद ऑक्सीडाइज हो गया H+ में, है ना। कोई मेटल ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन को पास करवाया हमने, मेटल हमें प्योर फॉर्म में मिल गई, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, वाटर का। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट यू हैव स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स विद मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव यूजफुल हाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जो हमारे लिए यूजफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड यूजिंग निकेल एज कैटलिस्ट टू गिव एडिबल फीड्स, है ना। मार्गेरीन एंड वनस्पति घी जो हमारा बनता है, वो इस मेथड से बनता है आपका। ठीक, तो ये रिएक्शन जैसे हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है आपका, ना। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे, क्योंकि क्वेश्चन इनके बस इन्हीं इंफॉर्मेशन के ऊपर है। हाइड्रो फॉर्मुलेशन ऑफ ओलिफिन्स यील्ड एल्डिहाइड व्हिच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल। तो ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। H2 + CO, एल्कीन्स, ओलिफिन्स जिन्हें बोला जा रहा है। पहले फॉर्मेल्डिहाइड बना, फिर फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन, चूंकि एक अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है एल्डिहाइड से, किसमें आपका, अल्कोहल में। तो इन दिस वे ये रिएक्शंस हो रही है हमारी। ठीक है, अब अगर जैसे प्रॉब्लम की बात करें, कमेंट ऑन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है, मैंने एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम्स को कवर करा है। विद क्लोरीन, सोडियम एंड कॉपर 2 ऑक्साइड, क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, H2Cl2 के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा। सोडियम के साथ क्या करेगा, Na++ में कन्वर्ट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन H ने लिया तो H- बना। जस्ट नाउ जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया, सोडियम हाइड्राइड बन गया हमारा ना। कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, ये उसका ऑक्सीजन खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि ये Fe से लेस एक्टिव मेटल है आपका कॉपर, तो और उसके बाद Cu का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में उन्हीं चीजों को मैंने स्लाइड्स में सॉल्यूशन दे दिए, जो मैंने आपको ओरली समझा दिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हाइड्रेट्स। एनी कंपाउंड जिसमें H के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज नोन एज आपका हाइड्रेट्स। डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस combines with almost all elements except noble gases to form binary compounds, जिन्हें हाइड्रेट्स बोला जाता है ना। If E is the symbol of an element and then hydrate can be expressed as EHX, जहाँ पे X कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है आपका। That's why it can be NaH, CH2, MgH2 और EMHN, जो हम लोग B2H6 वगैरह देखे थे, तब M और N आपके अलग अलग हो सकते हैं। Now we are classifying the hydrates into 3 categories: ionic और saline और salt like hydrate, ठीक है, covalent और molecular hydrates, और metallic और non स्टैचियोमेट्रिक हाइड्रेट्स। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मेजरली नॉन मेटल्स के साथ बनता है आपका, ये मेटल्स के साथ मेनली एल्कली और एल्कलाइन मेटल मतलब एस ब्लॉक,
ये बनते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब उनको डेप्थ में समझाया गया क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। आयनिक और सैलाइन हाइड्रेट्स, दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन विद formed with most of the S block elements which are highly electropositive in character, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और H गेन कर लेगा, है ना। However significant covalent character, क्योंकि हमने पढ़ा है S ब्लॉक में एल्कली मेटल में लिथियम में खूब ज्यादा कोवालेंट कैरेक्टर होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम और मैग्नीशियम में, है ना। कोवालेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्रेट्स LiH, BeH2, MgH2 में। इनफैक्ट BeH2 एंड MgH2 और पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर्स, है ना। रिफर टू कोऑर्डिनेट केमिकल बॉन्डिंग, हम लोगों ने इनकी स्ट्रक्चर BeH2 डाइमर भी बनाता है इफ यू रिमेंबर, और ये आपका पॉलीमर भी बनाता है क्योंकि इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये सब चीजें वहां कवर्ड है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। यू अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन गो टू द केमिकल बॉन्डिंग जिसमें हम लोगों ने सब स्ट्रक्चर्स कवर करी। दिस आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। However, their melts conduct electricity and on electrolysis liberates hydrogen gas at anode, which confirms the existence of H- ion, है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं सोडियम हाइड्रेट ले रहा हूँ, जेई का क्वेश्चन था कि if you are doing the electrolysis of molten sodium hydride, तो what products you will form at anode and cathode। तो molten है तो हमें पता है भैया Na+ और क्या बनेगा आपका H-, है ना। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला था कि पहले हम लोग हमेशा कौन सी रिएक्शन को एनालाइज करेंगे, एनोड की। तो ये जो H- है आपका, ठीक है, ऑक्सीड एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज हो गया हाफ H2+ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर आपका रिडक्शन हो गया तो Na+ इलेक्ट्रॉन, इसने आपको दे दिया क्या, Na सॉलिड, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए मेथड। तो ये जेई का क्वेश्चन था, ये चीज यहाँ पर बोली गई आपका एनोड पर हो रही है रिएक्शन, जो मैंने मैकेनिज्म समझाया, ठीक है। सैलाइन हाइड्रेट्स रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, है ना। अब इसका भी अगर मैं मैकेनिज्म समझाऊं आपको कि क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो NaH, है ना, बॉन्डिंग में ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो NaH जो है बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, भले लिखने को हम NaH लिखते हैं, तो Na+ और H-। और वाटर को अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में मैंने सबका मैकेनिज्म बताया था। तो वाटर इज ऑल्सो बेसिकली H+ और किससे मिलकर बना होता है, OH-, है ना। इसमें लिखना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो अब क्या होगा, जब भी ये रिएक्शन होगी, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कंबाइंड हो जाएंगे आपका, ठीक है। H- और H+ कंबाइंड हुआ, इधर से Na+ कंबाइंड हुआ किसके साथ, OH-। तो आप अगर किसी भी मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस साथ में लिबरेट होगी कौन सी गैस, आपका H2 गैस, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड चूंकि कोवालेंट कैरेक्टर है, इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर O2Cl2 के साथ भी। इट इज देयरफॉर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्रेट। आप लोगों ने LiAlH4 का नाम सुना होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। तो इस रिएक्शन से आप देख सकते हो, है ना, LiH और Al2Cl6 की रिएक्शन से हमारा फॉर्मेशन होता है ना। LiBa-BH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, वो B2H6 के साथ रिएक्शन के साथ बन रहा है आपका, है ना। दैट इज अवर आयनिक हाइड्रेट्स। अब अगर हम लोग कोवालेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स पे हैं, तो ये बेसिकली P ब्लॉक मतलब नॉन मेटल के बनते हैं, बट आजकल इन्हें भी हम लोग हाइड्रेट्स बुला रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स। मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल जो डेली लाइफ में बार बार यूज भी आते हैं, CH4, अमोनिया, H2O एंड HF। For convenience, hydrogen compounds of non-metal have also been considered as hydrates. According to NCERT, इन्हें बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि इनमें H- के फॉर्म में नहीं है, बट कन्वीनियंस के लिए भैया हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ हो, नॉन मेटल, उन्होंने बोला अब हाइड्रेट से बिलोंग। बीइंग कोवालेंट, चूंकि कोवालेंट है तो इनका गैशियस फॉर्म में रहने के चांस ज्यादा होंगे। दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। मोलिकुलर हाइड्रेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स इन देयर लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग बॉन्डिंग में सब चीजें कर चुके हैं, ठीक है। तो कोवालेंट होने की वजह से आपका वोलेटाइल नेचर के, और अब इनकी स्ट्रक्चर्स, तो ये वापस अगेन मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव ड्रॉन इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कि हम लोग इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बुलाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बुलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब जिनमें
आपका इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लाइक BeH2 हो गया, BH3 हो गया, जिनकी वजह से ये पॉलीमर या डाइमर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं ना। BH3 तो पॉलीमर बनाता है, BeH2 डाइमर भी बनाता है, पॉलीमर भी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब जिनमें एग्जैक्ट जितने चाहिए उतने ही है आपका। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या, जिनमें आपका एक्स्ट्रा लोन पेयर भी होगा अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो उन तीनों को अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रेट एज द नेम सजेस्ट हैव too few electrons for writing its conventional Lewis structure. Diboron BeH2 है ना, is an example. In fact, all elements of group 13 will form electron deficient compounds that is Lewis acid as electron acceptors है ना। तो ये ग्रुप 13 ही क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि आपका हम लोग कोवेलेंट हाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं ना। मैं BeH2 तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए साथ में बता रहा हूँ, उसे यहाँ पर कवर क्यों नहीं करा गया, क्योंकि बेरिलियम इज एल्कालाइन अर्थ मेटल है ना। तो ये डाइमर भी बनाता है और पॉलीमर भी बनाता है, अगर हमें याद हो तो। इन सब कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स वी आर नॉट गोइंग इनटू हियर बिकॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू राइट देयर कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म सच कंपाउंड्स लाइक CH4 which are tetrahedral in geometry, we have seen the structure. इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रेट्स हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन which are present as lone pairs. ग्रुप 15 से 17 वाले NH3 में एक लोन पेयर है, H2O में 2, HF में 3. They will behave as Lewis base, that is electron donors. The presence of lone pairs on highly electronegative atoms like N over F in hydrides results in hydrogen bond formation between the molecules. This lead to the association of molecules. तो हम लोग तीनों में H bonding वापस केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स इसलिए कम है, रिएक्शन सब फैमिलियर है, बट सिंस इट इज अ चैप्टर ऑफ अवर एनसीईआरटी बुक, सो आई एम डिस्कसिंग ऑल ऑफ द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द बुक कि क्या क्या हो रहा है, बट हमें चीजें सब पता है पहले से ना। ये प्रॉब्लम भी आपके गिवन है एनसीईआरटी बुक में, जेई की प्रॉब्लम है पुरानी। वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्रेट्स ऑफ N, O and F टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रेट्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स, है ना। नॉर्मली होता क्या है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो इन तीनों में स्पेसिफिकली, अदरवाइज तो एक कोवेलेंट बॉन्ड आपका होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स की, वॉन डेर वाल कंपाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है ना। वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बट ये अपने हमसे पूछ रहा है कि इनके हाइयर होंगे कि कम होंगे, तो इनके हाइयर है क्योंकि बाकी कंपाउंड्स में आपका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें H बॉन्ड है और H बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल। तो ये इसका सॉल्यूशन है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता भी है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ NH3, HF, H2O, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन दैट ऑफ सब्सिक्वेंट ग्रुप नंबर्स member hydrates. However, due to higher electronegativity of N, O and F, the magnitude of H bonding in their hydrates will be quite appreciable. Hence, the boiling points of NH3, H2 and HF will higher than the hydrates of subsequent group members. अब अगर हम लोग मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, जिन्हें इंटरस्टिशियल भी, क्योंकि बीच में आपका जाके धस रहा जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, तो लिंकिंग करते हुए चैप्टर्स को समझिए। दे आर फॉर्म बाय मेनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब ये इंफॉर्मेशन कि ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, है ना। तो हमसे पूछ सकता है व्हाट इज हाइड्रेट गैप क्वेश्चन के फॉर्म में, ये आपको इधर भी बताया गया है हाइड्रोजन में, और डी ब्लॉक कंपाउंड जब हमने पढ़े थे वहां पर भी कि व्हाट इज हाइड्रेट गैप। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो हमें बस इतना लिखना है कि इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, है ना, एंड दैट इज नोन एज आपका हाइड्रेट गैप। ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम बनाता है CrH. These hydrates conduct heat and electricity not as efficiently as their parent metals do, ठीक है ना। Unlike saline hydrates जो salt like ionic थे, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. For example, है ना, इनके अलग अलग आपके दे बोले गए, लैंथेनम का, यूबी, वाईबी का, टाइटेनियम का, जर्केनियम का, वैनिडियम का, निकिल का, पैलेडियम का। इन सच हाइड्राइड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन डज नॉट होल्ड गुड, क्योंकि ये सब आपके नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अर्लियर इट वाज थॉट दैट
इन दिस हाइड्राइड्स, ये मैंने एनसीईआरटी बुक से इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी बुक आजकल उसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछने जाने लगे हैं इनऑर्गेनिक में। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बताया गया कि पहले ये माना जाता था कि दिस हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटेरिस्टिक्स इन द मेटल लैटिस प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। मेटल्स की हम लोगों ने बॉन्ड सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, या बीसीसी एफसीसी कोई भी स्ट्रक्चर होगी तो उनके बीच बीच में जो छोटे छोटे लैटिस होते हैं उनमें ये आपका हाइड्रोजन जाके धस जाता है, इसलिए इसे इंटेरिस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोला जा रहा है। बट कॉन्सिक्वेंटली दे वर टर्म्ड एज इंटेरिस्टिशियल हाइड्राइड। बट रिसेंट स्टडीज, तो एनसीईआरटी बुक में हर बार रिसेंट के बारे में ज्यादा जानकारी की बात करी जाती, shows that except for hydrates of nickel, palladium, CaC, other hydrates of this class have lattice different from that of their parent metal। मतलब एक तरह से एक नया कंपाउंड ही बन गया, ठीक है ना। तो ये इस इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रांजिशन मेटल, है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में आप जब कराते हो तो निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम को लेते हो, ठीक है ना, तो वो एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा is widely used in catalytic reduction oblique hydrogenation reactions for the preparation of large number of compounds. Some of the metals, palladium, platinum, can accommodate a very large volume of hydrogen. इसलिए आप हमेशा नॉर्मली इन्हीं को यूज करते हो and therefore can be used as its storage media. This property has high potential for hydrogen storage and has a source of energy. तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। तो these are the three types of our hydrates, है ना। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे दे सकता है? Can phosphorus with outer electronic configuration 3s2 3p3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से क्या वो pH5 बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग वे में एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर चुका हूँ कि pH5 का मतलब क्या हो गया, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर तो pH5 में अगर हमसे बोले कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, पहले मैं अगर pH3 की बात करूं तो pH3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को -3 बोलेंगे, हाइड्रोजन की +1, ठीक है। अब pH5 में अगर उसी बेसिस पे बोले तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितनी, -5। P ऑलरेडी खूब बड़ा है ना, ये मैं बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यू कैन सी इन द बॉन्डिंग चैप्टर की मैंने वहां पर भी ये एक्सप्लेनेशन दिया है। एक और एक्सप्लेनेशन हम लोग एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देंगे यहाँ पर। तो P ऑलरेडी बड़ा है H से, ठीक है ना, H+ बना तो साइज H की और छोटी हो गई, और आपका फास्फोरस की साइज क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज आता गया, -1, -2, -3, -4, -5, इतनी बड़ी साइज हो जाएगी कि उसके बाद जो ओवरलैपिंग होगी फास्फोरस और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के बीच में वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। तो P और H के बीच के बॉन्ड pH5 में बनना पॉसिबल नहीं है। ये बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन है हमारा। यहाँ पर अब उन्होंने दूसरे में बताया कि अल्दो फास्फोरस एग्जिबिट्स +3 and +5 ना, -3 and -5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन नॉट फॉर्म pH5 besides some other considerable high atomization value of dihydrogen, high electron gain enthalpy of hydrogen do not favor to exhibit the highest oxidation state of P and consequently the formation of pH5 is not possible। तो एक another words में explanation है, और हमने बॉन्डिंग में ऑर्बिटल डायग्राम के टर्म्स में दिया था एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीशन है हाइड्रोजन का। इतनी इंफॉर्मेशन हमें हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, उसका एबंडेंस, उसका नाम कैसे पढ़ा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोजन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, और छोटी मोटी जो रिएक्शंस थी, टाइप्स ऑफ हाइड्रेट। अब वाटर आ जाए भैया, तो वाटर से तो बच्चा फैमिलियर है, ठीक है ना। मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 65%, है ना, जैसे मेरे अंदर तो 70% वाटर है, अभी जस्ट मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया था, नॉर्मली 65% होता है आपका, एंड सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% वाटर। तो इट इज अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। इट इज अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने बोला था कि वी विल ऑलवेज यूज वाटर एज सॉल्वेंट, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड है ना। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन द टेबल अलोंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर। कंपैरिजन के लिए मैंने साथ में दोनों को ले लिया है। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज, लिक्विड और सॉलिड, क्योंकि उनमें ये शो करता है आपका H बॉन्ड, आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस लीड टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन कंपैरिजन टू H2S और H2SE, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखा था कोवलेंट हाइड्राइड्स में, इफ यू रिमेंबर जस्ट 10 मिनट पहले, ठीक है ना। तो ये सब किस वजह से, इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, बाकी सब आपका लिक्विड है,
H2O आपका, ठीक है ना, बाकी जब गैस है H2O आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। इज हाई स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एटसेट्रा, दिस प्रॉपर्टीज अलाउ वाटर टू प्ले ए की रोल इन द बायोस, है ना, बायोस्फीयर मतलब केमिकल रिएक्शंस के, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं आपका। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बस। मोलर मास इसका 18 तो इसका 20, है ना, मेल्टिंग पॉइंट मास बढ़ता जा रहा तो 273 है, इसका 276, बॉइलिंग पॉइंट 373, 374, ना, तो बस जनरल याद रखना, हर प्रॉपर्टी ज्यादा है भाई। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देख लो, फ्यूजन का डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करा है ना। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी भी इसकी ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हैवी वाटर का ही ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें अवेलेबल नहीं डाला है। तो इन जनरल अगर कभी पूछ ले तो ऑल द पैरामीटर्स फॉर D2O आर ग्रेटर देन किससे आपका H2O, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी are responsible for moderation of the climate and body temperature of living beings. It is an excellent solvent for transportation of ions and biomolecules required for plant and element metabolism. Due to hydrogen bonding with polar molecules, even covalent compounds like alcohol and carbohydrate dissolve in क्या आपका water, है ना। alcohols हमने आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिंक करिए चैप्टर्स को, अगेन एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग। एल्कोहल्स में हमने पढ़ा था ना, मेथनॉल, एथेनॉल, लोअर जो एल्कोहल्स है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर भले वो कोवेलेंट कंपाउंड है, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, वो इस वजह से कि वो वाटर के साथ क्या कर सकते हैं भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं आपका। अब स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बॉन्डिंग में ऑलरेडी कवर्ड है, यहाँ जो डायग्राम समझाया गया। इन द गैस फेज वाटर एक बेंट मॉलिक्यूल है आपका, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट का, OH बॉन्ड लेंथ 95.7 पिकोमीटर, है ना। डाइपोल मोमेंट दिखाया गया H के ऊपर प्लस प्लस और माइनस। बेंट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर फिगर ए में, वाटर मॉलिक्यूल एज अ डाइपोल फिगर बी में, ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। यही रीजन मैंने pH 5 के लिए बोला था आपसे कि हाइड्रोजन की साइज छोटी है, pH 5 में P के ऊपर अगर -5 चार्ज आ गया तो उसके ऑर्बिटल्स की साइज खूब बड़ी होगी, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा। तो 3 स्ट्रक्चर्स बताई गई। अब अगर दूसरे फेज में देखें, इट इज ए हाईली पॉलीमर मॉलिक्यूल, इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर इज शोन इन फिगर सी। इन द लिक्विड फेज, वो गैस फेज में था, molecules are associated together by hydrogen bonds. The crystalline form of water is ice. At atmospheric pressure, ice crystallizes in a hexagonal form, but at very low temperature, it condenses to cubic form. That information ध्यान रखना। Atmospheric pressure पर hexagonal form, very low temperature पर cubic form. Density of ice हम सभी को पता है less than water है, therefore ice cubes float on water. In winter season, ice formed on the surface of lake. है ना। सॉल्यूशन चैप्टर अगर आपको याद हो, हमने वहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, और वहां पे भी मैंने समझाया था कि जब भी जो फ्रीजिंग चालू होती है वो हमेशा कहां से चालू होती है, सरफेस से। तो विंटर में अगर लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, तो केवल सरफेस एक्वेटिक लाइक सर्वाइव होने का रीजन ही है कि जो आइस का फॉर्मेशन हो रहा है वो सरफेस पर हो रहा है, नीचे तो पानी पानी पड़ा हुआ है ना। फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ लेक प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। अब वो उल्टे इंसुलेशन की तरह भी काम कर रहा है कि वो अब आगे ठंडा भी नहीं होने दे रहा, विच एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। दिस फैक्ट इज ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अंटार्कटिक वगैरह जहां पर इतनी सारी आइस है, तब भी वहां पर आपने देखे होंगे काफी सारे एनिमल्स पाए जाते हैं वाटर वाले। तो उसका रीजन ये है कि वो जो आइस का फॉर्मेशन होगा, माइट बी इट इज टू द सम डेप्थ, बट पूरा नीचे तक वो फॉर्मेशन कभी भी होने वाला नहीं है हमारा। अब आइस की स्ट्रक्चर देखें तो आइस की हम लोग देख चुके हैं बॉन्डिंग में कि ईच वाटर मॉलिक्यूल आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आइस इज अ हाईली कोवेलेंट 3 डायमेंशनली हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया एग्जामिनेशन ऑफ क्रिस्टल्स विथ एक्सरे शोज दैट इट ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन, है ना। वाटर है आपका तो 2 से तो वो खुद सराउंडेड है, और इसके पास 2 लोन पेयर है, तो यहां से भी सराउंडेड होगा, यहां से भी टेट्राहेड्रली वो बोल रहा है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, जो नॉर्मल OH डिस्टेंस से अलग है, ठीक है, क्योंकि H बॉन्ड है आपका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज रादर ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ वाइड होल्स। इस वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, डेंसिटी कम हो गई। दिस होल्स कैन होल्ड सम अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइज इंटरस्टिशियल्स। जो हाइड्रेट्स बनते हैं
वो इसी रीजन से बनते हैं। क्लैथरेट्स कंपाउंड अगर आपने नोबल गैसेस में और हैलोजन फैमिली में पढ़ा होता है ना, तो ये जस्ट स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में गिवन थे, उसको समझाने की कोशिश करिए हेक्सागोनल फॉर्म में ना। ईच एंड एवरी वाटर मॉलिक्यूल है ना, आप देख सकते हो टेट्राहेड्रली 1 2 3 और एक ऊपर से आपका 4, इस तरह से आपका जुड़ा हुआ है सबसे, ठीक है। अब वाटर की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ऑलरेडी एक एक रिएक्शन को देख चुके हैं, बट जस्ट फिर से गो थ्रू होने के लिए एम्फोटेरिक नेचर दैट वी हैव सीन इन आयनिक इक्विलिब्रियम की वाटर के पास एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। इट इज एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन द ब्रॉन्स्टेंट सेंस, है ना। ब्रॉन्स्टेंट की बात करेंगे तो इट एक्ट्स एज एन एसिड विद NH3 एंड बेस विद H2S। तो ये रिएक्शन बताएगी, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर ने अमोनिया को अपना H+ दे दिया, ये NH4+ में, मतलब ये बेस की तरह काम कर रहा है, ये एसिड की तरह। अब H2S के केस में है ना, ये वापस H2O गलत छप गया है, ठीक है ना, तो इट शुड बी H2S होना चाहिए, वो H2O लिक्विड है, तो अब इसमें उल्टा हो गया हमारा, है ना। इसने अपना H+ दिया तो यहाँ पर भी बाय मिस्टेक है H3O+ होना चाहिए और ये बदल गया HS-, ठीक है। तो एसिड बेस दोनों की तरह काम कर रहा है। ऑटो प्रोटोलिसिस आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलो, क्योंकि ये आपका ऑटो प्रोटोलिसिस का मीनिंग क्या है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। ऑटो प्रोटोलिसिस मतलब ऑटो मतलब अपने आप, प्रोटो मतलब प्रोटॉन में ब्रेकिंग, एक मॉलिक्यूल ने अपना H+ दूसरे को दिया, जिसने लिया वो तो H3O+ में बदला और दूसरा वाला आपका बदल गया OH- में। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी वी हैव स्टडीड इन आयनिक इक्विलिब्रियम, ये उसका पार्ट हो गया आपका। रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर, ठीक है। Water can easily be reduced to dihydrogen by highly electropositive metals, है ना। What is the mechanism involved in that? वापस वही हो रहा है आपका कि Na है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये तुरंत बदला Na++ इलेक्ट्रॉन, एग्रीड। वाटर में आपको मैंने बोला ही है H+ और OH- आयन होता है, दिस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन अप बाय किससे, आपका H+, तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये अगर कंबाइन कर गए तो इन्होंने आपका बना दिया क्या, H2, तो H2 रिलीज हो गई। अब Na+ और OH- ने कंबाइन करके क्या बना दिया, NaOH, ना। दिस इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, हमने वहां पे भी पढ़ा था। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट रिएक्शन इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, कि फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, O2 में। अब इस रिएक्शन का ओवरऑल यूज क्या करवा सकता है कि अगर मैं यहाँ पर भी, है ना, ऑक्सीजन का आइसोटॉप डाल दूं, हम लोग आइसोटॉपिक इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने CO2 में 18 डाला, मान लीजिए CO2 का ऑक्सीजन को 18 वाला कर दिया, हमसे पूछा इनमें से किस कंपाउंड में O18 आएगा प्रोडक्ट साइड में, तो इट विल बी ओनली इन ग्लूकोज और इन दिस वाटर, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में ये वाला जो वाटर है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू O2, तो अगर इसमें 18 होता तो वो केवल इसमें आता आपका O2 में, और अगर इधर 18 है तो दैट 18 विल बी O6 और H2O में, ना। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट जो आप केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो उस फॉर्म में वो आपको इस तरह का क्वेश्चन बना के दे सकता है कि वो कहाँ जाएगा, है ना। अगर फ्लोरीन के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू O2, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा क्या है आपका मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डेप्थ में पूरा कवर्ड है इन केमिकल बॉन्डिंग, जस्ट यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में गिवन था तो आइडिया दे दिया है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग hydrating tendency, it dissolves many ionic compounds, however certain covalent and some ionic compounds are hydrolyzed in water, है ना। तो P4O10 है जो हाइड्रोलिसिस का आपको बेसिक थीम याद हो, P4O10 में फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर है +5 का ही उसका ऑक्सी एसिड बन गया, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेस बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑक्सी एसिड बनाते हैं। SiCl4 का ऑक्सीडेशन कराया, पहले SiO2 फर्दर कराओगे तो सिलिसिलिक एसिड H4SiO4, N-3 का हाइड्रोलिसिस कराया, है ना। H+ और OH- के साथ सोचिए, N-3 वाटर से क्या करेगा, H+ को उठाएगा, उसने 3 H+ को उठाया, NH3 में बदल गया, साथ में क्या आ गया आपका 3 OH-, ये उसकी कुछ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताया, क्लैथरेट्स कंपाउंड बनते हैं वो आइस की बीच बीच में खाली जगह की वजह से, यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्मेशन है जहां पर वाटर हाइड्रेशन की तरह काम कर रहा है। फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कोऑर्डिनेटेड वाटर पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका, है ना। इंटरस्टिशियल वाटर, इन्हीं को हाइड्रेट बोला जाता है, क्लैथरेट्स कंपाउंड BaCl2.2H2।
हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर में आप देख सकते हो ना, ये जेई का ही पुराना क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रियोल जो होता है हमारा CuSO4.5H2 इंटीजर टाइप में आया था, एग्जैक्टली ईयर आई डोंट रिमेम्बर, 3-4 साल पहले। CuSO4.5H2 में हाउ मेनी है ना वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड एज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद Cu विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट टाइप का क्वेश्चन था। आंसर था इसका 4। यहाँ पे वही समझाने की कोशिश करें कि 5वां वाटर मॉलिक्यूल तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड की तरह कोऑर्डिनेट स्फीयर में केवल 4 ही है, लिखने के लिए उसे हम लोग CuSO4 डॉट क्या लिखते हैं आपका 5H2। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बोला है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जेई का ही पुराना क्वेश्चन है, इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल सेंटर इन CuSO4.5H2। दिस इज द स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी इसे कवर कर चुके हैं, है ना। ये Cu है, 1 2 3 4 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपका जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। 5वां वाटर मॉलिक्यूल सल्फेट से और इधर वाले H2O से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपका, ठीक है। तो ये हमारा वाटर की बात चल रही। अब 2 तरह के वाटर होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस, अगर आपको याद हो वहां हम लोग कवर कर चुके हैं, बट वापस यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हार्ड वाटर मतलब जो सफिशिएंट फोम नहीं प्रोड्यूस करेगा, और सॉफ्ट वाटर जो सफिशिएंट फोम प्रोड्यूस करेगा। तो रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, जो बारिश वाला पानी होता है, मे कंटेन सम डिसॉल्व्ड गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हेनरीज लॉ पढ़ा था कि हो सकता है कुछ गैसेस उसमें डिसॉल्व हो जाए, बाकी अदरवाइज वो प्योर है। Being a good solvent when it flows on the surface of earth, it dissolves many salts, salts को dissolve करेगा, and presence of calcium and magnesium salts in the form of hydrogen carbonate, ठीक है ना, क्लोराइड्स या सल्फेट्स इन वाटर makes water hard, ठीक है ना। तो ये जो आपका जैसे अर्थ के सरफेस पर फ्लो कर रहा है, जो भी कार्बोनेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, वो उसमें डिसॉल्व होने के बाद वाटर क्या हो जाएगा आपका, हार्ड नेचर का हो जाएगा। Okay, so this is the hard and soft water. Hard water does not give lather with soap, जो हमें बताइए। Water free from soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. It gives lather with soap easily. Hard water forms scum या precipitate with soap. Soap containing sodium stearate, जो हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी देखा था, reacts with hard water to precipitate out कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टायरेट के फॉर्म में। इस वजह से फिर फोम प्रोड्यूस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमें बताई गई। सोडियम स्टायरेट M+2 जो भी होगा आपका, Na+ बाहर निकला, और ये जो हमें बना है कैल्शियम या मैग्नीशियम का स्टायरेट, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इसलिए डाउनवर्ड एरो लगा है। इट इज देयर फॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, इट इज हार्मफुल फॉर बॉयलर्स एज वेल बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल। एक जग में अगर आप है ना लोटे या जग में आप पानी रखते हो घर में काफी लंबे समय तक, तो वाटर जो हार्डनेस होता है, तो आपने देखा होगा उसकी सरफेस पे व्हाइट व्हाइट स्केल्स बन जाती हैं। तो वो स्केल्स हमारे लिए बॉयलर के केस में वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, तो वो एफिशिएंसी को कम करेगा। अब हार्डनेस ऑफ वाटर 2 तरह की, टेम्पररी या परमानेंट, है ना। टेम्पररी जो आसानी से चली जाएगी, परमानेंट जिससे स्पेशल मेथड्स लगानी पड़ेंगी। टेम्पररी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स, इट कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। आप गर्म कर दो, है ना, MgHCO3, अगर आप इसे गर्म कर देते हो वाटर को, सिंपली बॉइलिंग से आप इसे रिमूव कर सकते हो। तो ऑलरेडी हम लोग हीटिंग इफेक्ट में, बॉन्डिंग में भी देख चुके हैं। गर्म करोगे तो यू विल गेट MgCO3 प्लस H2O प्लस CO, CO2 तो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगी, MgCO3 अपना प्रेसिपिटेट बना देगा, आप रिमूव कर दीजिए, है ना। ड्यूरिंग बॉइलिंग soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble MgOH whole twice या MgCO3, है ना, जो भी बोल सकते हैं हम लोग, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज चेंज इनटू इनसॉल्युबल CaCO3. It is because of high solubility product of MgOH whole twice as compared to that of MgCO3 that MbOH whole twice is precipitated, है ना। तो ये रीजन भी दे दिया कि हीटिंग इफेक्ट में तो MgCO3 बन रहा है, बट सॉलिबिलिटी ज्यादा होने से वजह से उसका फिर से हाइड्रोलिसिस हो गया, इसमें से भी CO2 निकल गया और वो MgOH whole twice के फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेट हो गया। दिस प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, छान लो अलग हो जाएंगे। फिल्ट्रेट दस ऑब्टेन विल बी सॉफ्ट वाटर, तो इनको छानने के बाद जो हमें वाटर मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। क्लार्क्स मेथड, इसमें आप अपनी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हार्ड वाटर
It precipitate out calcium carbonate and magnesium hydroxide which can be filtered off. वापस ये रिएक्शन हो रही है, इनसे आप फिल्टर कर लो इसे. Permanent hardness है ना, it is due to the presence of soluble salts of magnesium and calcium in form of chloride and sulfates in water. ये redox में भी covered है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको. Permanent hardness is not removed by boiling. ये JEE मेंस में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है आपसे. It can be removed by